डेयरडेविल बॉर्न अगेन का मैंने पहला एपिसोड देखा। एक्चुअली वैसे तो चारों एपिसोड देख लिए हैं, लेकिन अभी बातचीत के दौरान मैंने सोचा कि पहले एपिसोड को ही डिस्कस करते हैं और थोड़ा बहुत सेकंड एपिसोड को भी डिस्कस करेंगे। तो एपिसोड का नाम है हेवेंस हाफ आवर, और जो ओपनिंग सीन है इस एपिसोड का वो फॉगी, मैट और कैरन से होता है। ये लोग जोजीज बार में हैं। इनके ऑफिस के बाहर पास में एक बार है जहाँ पे ये लोग बेसिकली हेल्स किचन के अंदर, जहाँ पर ये लोग पार्टी मना रहे हैं एक। और बेसिकली एक शख्स है, रिटायर हो रहा है पुलिस से, और उनका नाम है चेरी, और उनके रिटायरमेंट की ये पार्टी है। हमें ये भी पता चलता है कि पहले जो इनकी एजेंसी थी, लीगल एजेंसी, जिसका नाम नेल्सन एंड मर्डॉक था, अब उसका नाम नेल्सन, मर्डॉक एंड पेज हो चुका है। तो कैरन, मैट और फॉगी तीनों पार्टनर्स बन चुके हैं बिजनेस में प्रॉपरली। और जो चेरी, जो न्यू कैरेक्टर है, वो पुलिस फोर्स से रिटायर हो रहा है। अच्छा, ये जो कैरेक्टर है चेरी, इसको हम पहले देख चुके हैं। अगर आपने द वायर सीरीज देखी है और सीजन 1 तक पहुंचे हैं अगर, तो आपको लगेगा कि ये चेहरा जाना पहचाना सा है। तो वजह यही है कि उसके अंदर ये एक न्यूज़पेपर एडिटर बनते हैं, उनका नाम गस होता है, गस हेन्स होता है। और वो सेम एक्टर जो हैं वो इस शो में चेरी के नाम से इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, बेसिकली रिटायरमेंट पार्टी जो हो रही है, ये एक तरह से रुक जाती है बीच में जब फॉगी के पास एक फोन आता है और फॉगी को पता चलता है कि उनका एक क्लाइंट डेंजर में है, खतरे में है, और वो पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। ये सारी बातें मैट को सुनाई दे रही हैं बीच बीच में। अच्छा, मैट जो है वो सोचता है कि उसे डेयरडेविल का रूप लेना चाहिए और जो फोन आ रहा है, मतलब कॉलर की मदद करनी चाहिए। और अब तक इतने दिनों से वो डेयरडेविल का सूट नहीं पहन रहा था, बेसिकली अपनी लीगल लाइफ पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाह रहा था फॉगी के साथ मिलकर, लेकिन उसको फिर भी डेयरडेविल का सूट पहनना पड़ता है और वो कॉलर की मदद करने के लिए वहां से निकल पड़ता है। पता चलता है कि ये जो कॉल है वो एक तरह का ट्रैप थी, और ट्रैप ये था कि मैट को उसके दोस्तों से अलग कर दिया जाए कुछ देर के लिए। और यहाँ पर प्रकट होता है बुल्सआई, जिसे हम पहले देख चुके हैं। इसे बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर कहा जाता है इस शो में, और मतलब उनका दूसरा नाम है बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर, डेक्स भी कहा कहते हैं ऐसे लोग। तो सीजन 3 में इन्होंने कसम खाई थी कि वो डेयरडेविल से बदला लेंगे। वेंजेंस है उनके दिल में बहुत ज्यादा, और वो नफरत करते हैं डेयरडेविल से बहुत ज्यादा। तो होता यह है कि बुल्सआई फॉगी को गोली मार देता है, बहुत दूर से निशाना लगाता है, और फॉगी जो है उसके सीने पे गोली लगती है। डेयरडेविल को जाहिर सी बात है, मैट को बहुत गुस्सा आता है, वो बुल्सआई से मुकाबला करता है, लड़ रहा होता है, और साथ ही साथ वो फॉगी की हार्ट बीट भी ट्रैक कर रहा होता है। मतलब लड़ भी रहा है और साथ साथ फॉगी की हार्ट बीट भी सुन रहा है। और इससे पहले कि एम्बुलेंस वहां आ पाती, किसी तरह के डॉक्टर्स वहां आ पाते, फॉगी की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसका डेयरडेविल को बहुत ज्यादा झटका लगता है। हम जानते हैं कि डेयरडेविल किसी को मारने में बिलीव नहीं करता, वो लीगल सिस्टम में बिलीव करता है। उसे लगता है कि जब कोई अपराधी है तो उसे पुलिस के पास लेकर जाना चाहिए और जो जुडिशरी है उसे फैसला करना चाहिए। लेकिन उस वक्त, उस मौके पर डेयरडेविल को इतना गुस्सा आता है फॉगी की मौत की वजह से कि वो बुल्सआई को छत से गिरा देता है, और अल्टीमेटली उसे जब धक्का दे देता है वो छत के ऊपर से, साथ ही अपना नकाब उतार कर भी फेंकता है। तब चेरी ये सब कुछ होते हुए देख लेता है। चेरी को पता चल जाता है कि मैट ही डेयरडेविल है। लेकिन बुल्सआई मरता नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोसीजर्स हुए हैं और उसके पास एक तरह से सुपर पावर्स आ गई हैं, सर्वाइवल की शायद, जिस वजह से उसकी आंखें खुलती हैं। उतनी ऊपर से गिरने के बाद भी वो बच जाता है। फॉगी की मौत हो जाती है और उसके बाद कैरन और मैट जो है वो ब्रेकअप कर लेते हैं एक तरह से। हमें पता चलता है सीन देखकर कि मैट ये नहीं चाहता, लेकिन कैरन के लिए ये ट्रेजेडी बहुत ही घातक थी। वो इसको सह नहीं पा रही है और वो शहर छोड़कर ही चली जाती हैं। एक तरह से टाइम जंप होता है, बहुत अरसा बीत जाता है, और इतने अरसे के बाद ये दोनों कैरेक्टर्स फिर से मिलते हैं। और बुल्सआई जो है बेसिकली वो कोर्ट रूम में है और फैसला सुनाया जा रहा है कि उनकी वजह से फॉगी की मौत हुई और भी जाने गई। तो बुल्सआई को उम्र कैद दी जाती है, मौत की सजा नहीं सुनाई जाती है। उनको सारी जिंदगी के लिए जेल में बंद रहना पड़ेगा, प्रिजन में रहना पड़ेगा, और इस सजा से ही मैट और कैरन को तसल्ली करनी पड़ेगी।
मैट जो है वो अकेला है लाइफ में, कैरन जा चुकी है, कैरन भी इस स्टोरी से निकल चुकी है, जिस तरह से फॉगी जा चुका है मैट की लाइफ से, कैरन पेज भी अब नहीं रही है। और हमें ये भी समझ में आता है कि जो मैट है, मैट मर्डॉक, वो डेयरडेविल के रूप से रिटायर कर चुका है, और उसे लगता है, लाइक आगे के एपिसोड्स में बातचीत भी होती है, उसे लगता है कि क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुद इस ट्रेजेडी से गुजरा है, जब उसने मतलब उसके किसी करीबी की मौत हो गई किसी विलन के हाथों, तो अब जो लाइन थी वो ब्लर हो चुकी है, और अब उसके लिए मामला ये पर्सनल बन चुका है। तो इसीलिए शायद उसे डेयरडेविल का रूप नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ से कुछ गलत काम हो सकता है, गुस्से में वो कुछ कर सकता है। और मैट ये नहीं चाहता। अच्छी बात है कि मैट को ये सारी बातें समझ में आ रही है, कितना लॉजिकल है, लाइक इतनी सुपर पावर्स होने के बाद भी। तो उसने एक नई लॉ फर्म स्टार्ट की है, एक नए नाम से बेसिकली, और एक पिछली डिस्ट्रिक्ट अटर्नी थी जिनका नाम क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन मैकडफी, उनके साथ मैट ने मिलकर दोबारा से काम करना शुरू किया है, और वो केसेस लेते हैं, अलग अलग लोग उनके पास आते हैं जिनके वो केसेस लड़ते हैं। तो ऐसा कुछ अभी फिलहाल मैट की लाइफ में चल रहा है। उसके अलावा एक और कैरेक्टर है जो वापस आ चुका है, उसका नाम है विल्सन फिस्क, और एक सीजन 1 का सबसे खतरनाक विलन था वो, उसको हम और भी मार्वल के शोज में देख चुके हैं वैसे। तो जो फिस्क है वो वापस आ चुका है और अपनी वाइफ वेनेसा से मिलता है, रीयूनाइट होता है, और ऐसा लगता है उसकी बातों से, मतलब एटलीस्ट वो जो कुछ कह रहा है उससे ये समझ में आता है कि वो क्राइम की दुनिया छोड़ना चाहता है और एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता है। वेनेसा को भी यही समझाता है वो कि अब हम ये क्राइम वगैरह में डील नहीं करेंगे, हमारी लाइफ अलग होगी। उसका जो अलग फैसला है वो क्या है, तो क्राइम की दुनिया छोड़कर पॉलिटिक्स में आना चाहता है। तो अब वो पॉलिटिक्स की दुनिया में आ गया है, क्राइम वर्ल्ड को छोड़कर, और न्यूयॉर्क में बतौर मेयर इलेक्शन लड़ता है कि उसको मेयर बनना है न्यूयॉर्क में। उसका जो एजेंडा है वो एंटी विजिलेंटे है, यानी कि वो सुपर हीरोज के अगेंस्ट है। वो उसको लगता है कि सुपर हीरोज को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए न्यूयॉर्क में, और इस तरह से अपना चेहरा ढककर सच्चाई के लिए लड़ना, जो सुपर हीरोज जो कहते हैं, उसमें वो बिलीव नहीं करता है। ऑब्वियसली उसके पास रीजंस हैं ऐसा सोचने के। उसे ऑफ कोर्स ये लगेगा कि जो सुपर हीरोज हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि सुपर हीरोज ने उसका खुद पर्सनली बहुत नुकसान किया है, उसे जेल तक पहुंचा दिया था। तो उसके पास तो खैर पर्सनल रीजन है, लेकिन न्यूयॉर्क में ऐसा लगता है कि, मतलब ये शो में ऐसा लगता है कि एक तबका ऐसा है पब्लिक में जो सोचता है कि हाँ वाकई सुपर हीरोज को नहीं होना चाहिए मौजूद। मेयर के लिए तो वो रन कर रहा है, लेकिन उसकी मैट से मुलाकात होती है, वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं आमने सामने, लाइक बिल्कुल मैच्योर लोगों की तरह, एक दूसरे से लड़ नहीं रहे होते हैं, आराम से बात करते हैं, बिल्कुल सिविलाइज्ड तरीके से इनकी बातचीत होती है, जिसमें मैट कहता है कि भाई तुम अपनी लेन में रहो और गलत काम मत करो, और फिस्क मैट को कहता है कि हाँ तुम भी अपनी लेन में रहो और ज्यादा नकाबपोश बनकर सच्चाई के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो अगर हम दोनों ही अपने नेचर से उबर पाए तो ये बहुत अच्छी चीज होगी, ऐसा फिस्क का मानना है। तो बेसिकली दोनों को ही लॉफुल रहना होगा, दोनों ही कानून के जो रूल्स हैं उसे मानना होगा, और अगर ऐसा ये दोनों करेंगे तो ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहेंगे, ऐसा ये डिस्कस करते हैं। ओके, अल्टीमेटली फिस्क जो है, विल्सन फिस्क, वो मेयर का इलेक्शन जीत जाता है और न्यूयॉर्क का मेयर बन जाता है। साथ ही उसकी अपनी पत्नी वेनेसा से बात होती है, और वो उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा अफेयर चल रहा था, और लेकिन मैं इसके लिए तुमको कुछ नहीं कहूंगा, और मैं इस पे कुछ रिएक्ट भी नहीं करूंगा। तो वेनेसा को फिस्क बहुत प्यार करता था, ये हम ऑलरेडी पिछले सीजन्स में देख चुके हैं, और वेनेसा के लिए आई थिंक जो विल्सन फिस्क की जो मोहब्बत है वही उसका आई थिंक रिडेम्पशन आर्क है बेसिकली। जो मुझे लगता है कि अगर कोई एक चीज उसके अंदर अच्छी है तो वो ये है कि अपनी पार्टनर को वो कितना ज्यादा चाहता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। विल्सन फिस्क जो है वो मेयर का इलेक्शन जीत जाता है, सड़क पर खूब शोर हो रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं, जो सपोर्टर्स हैं वो खुशियां मना रहे हैं, और मैट जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है इस वजह से, और उसको गलत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं साथ साथ। हालांकि वो एक डेट पर है हेदर नाम की एक लड़की के साथ, और डेट भी काफी कामयाब जा रही है, उसकी वाइब मैच कर रही है हेदर के साथ। और वो एक थेरेपिस्ट है हेदर,
एक्चुअली हेदर और मैट को मिलाने वाली है क्रिश्चियन, जिनके साथ आजकल मैट काम कर रहा है ऑफिस में। और हेदर क्रिश्चियन की दोस्त है और क्रिश्चियन जो है वो मैट की भी दोस्त है, तो उन्होंने सोचा कि दोनों की सेटिंग कराई जाए एक अच्छी दोस्त होने के नाते। और हेदर और मैट के बीच इक्वेशन अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैट अपसेट नजर आ रहा है। वो इस खुशी को पूरी तरह से जी नहीं पा रहा है क्योंकि फिस्क इलेक्शन जीत चुका है। ऐसा लगता है मैट को कि ये एक बुरे चैप्टर की शुरुआत है। फिस्क ने जो रास्ता चूज किया है मेयर बनने का, उसकी वजह से वो और पावरफुल हो जाएगा। और मैट को ये बात हजम नहीं हो रही है। वो सोच रहा है कि किस तरह से वो इस चीज पे शायद रोक लगा सके या खुद पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा। लेट्स सी। फिस्क का प्लान ये है न्यूयॉर्क का मेयर बनने के बाद, और पहले उन्होंने अपने जो उनका कैंपेन था, पॉलिटिकल कैंपेन, उसमें भी वो बार बार ये कह रहे थे कि वो विजिलेंटेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे और नकाबपोश लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जैसे कि डेयर डेविल, स्पाइडरमैन या फिर पनिशर। तो ये जो लोग हैं ये बैन हो जाएंगे न्यूयॉर्क में। लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क के लोगों ने फिस्क को वोट करके मेयर बनाया। तो ऐसा क्यों है? क्या न्यूयॉर्क के लोग भी ये चाहते हैं कि ये जितने भी सुपर हीरोज हैं अब ये जो भी काम कर रहे हैं वो ना करें? और उनको फिस्क से इतनी ज्यादा उम्मीद क्यों है, जबकि वो खुद जेल में सजा काट के आ चुका है, वो खुद एक क्रिमिनल रहा है।